जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने मनुष्यों में पोषण और श्वसन के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे कि आखिर पोषण और श्वसन आपस में जिस प्रकार से संबंधित है, क्या कोई और तंत्र भी इनके साथ मिलकर कार्य करता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन हमारे पाचन तंत्र में होता है और पाचन तंत्र से शरीर के अन्य भागों तक पचे हुए भोजन को पहुंचाने का कार्य हमारे शरीर में रक्त के द्वारा किया जाता है। वहीं जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो आखिर ये रक्त किस प्रकार पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और किस प्रकार वहां कोशिकाओं से शरीर के अन्य भागों तक लाने का कार्य करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज के हम अपने टॉपिक परिसंचरण तंत्र के बारे जानेंगे। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। अगर हम अपने घर के किचन में खाना बनाते हैं और उस खाना को डाइनिंग टेबल तक नहीं ले जाया जाए तो क्या हम भोजन ग्रहण कर पाएंगे? हम अपने घर में रोज सुबह जब हमें पानी की जरूरत होती है तो हम पानी का मोटर ऑन करते हैं और पानी ऊपर टंकी में चला जाता है। टंकी से पानी वापस निकलकर हमारे नलके तक पहुंचता है और उस जल का उपयोग हम अन्य कार्यों के लिए करते हैं। हमारे शरीर में जो पचे हुए भोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण यानी संचरण का अर्थ होता है पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो यह जो संचरण का कार्य होता है यह किया जाता है हमारे परिसंचरण तंत्र के द्वारा। आखिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हमारे परिसंचरण तंत्र का यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है रक्त की। और यह रक्त क्या हमारे शरीर में खुले में बहता है? जी नहीं, ये हमारे शरीर में रक्त नलिकाओं में बहता है। और ये रक्त नलिकाएं क्या बिना किसी सपोर्ट के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाएंगे? जी नहीं, बल्कि रक्त नलिकाओं में पदार्थों को ले जाने के लिए ठीक उसी प्रकार से एक पंप होता है जिस प्रकार हमारे घरों में पानी को टंकी तक पहुंचाने के लिए या पाइप में ले जाने के लिए मोटर पंप लगा होता है। और यह पंपिंग स्टेशन हमारे शरीर का जो होता है वह होता है हृदय। तो परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य भाग हैं वह है रक्त नलिकाएं और हृदय। ये आपस में एक तंत्र का यानी एक पूरा सर्किट का निर्माण करता है और ये आपस में मिलकर ही पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो आज हम डिटेल से जानेंगे कि हमारा हृदय किस प्रकार कार्य करता है, रक्त नलिकाओं में कैसे और किस प्रकार इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का कार्य लिखें। तो रक्त का कार्य क्या होता है? वर्ग नवम में भी हमने पढ़ा है रक्त यानी ब्लड जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है यानी वहन का कार्य करता है। तो प्रश्न पूछता है कि रक्त का कार्य लिखें। रक्त का पहला कार्य होता है पचे हुए भोजन को पाचन तंत्र से शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाना। रक्त का दूसरा कार्य होता है फेफड़ों तक जो हम ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन तंत्र में
उस ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक ले जाना। रक्त का तीसरा कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर में होते हैं उसे शरीर के बाहर निकालना, यानी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना। ये सारे कार्य होते हैं रक्त के। अब हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र यानी हमारे शरीर में हृदय और रक्त नलिकाएं आपस में मिलकर किस प्रकार परिसंचरण तंत्र के कार्य को करते हैं। अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ हम देखेंगे कि हृदय का जो स्थान होता है वह हमारे दोनों फेफड़ों के बीच होता है और यह बाईं ओर झुका हुआ होता है। एक मुट्ठी के समान यह संरचना होती है जो दोनों फेफड़ों के बीच में अवस्थित होती है और बाईं ओर झुकी हुई होती है। यह जो हृदय है अगर हम यहाँ देखें तो एक तरफ ये लाल रंग के रक्त नलिकाओं से घिरी हुई दिख रही है और दूसरी ओर यहाँ नीले रक्त नलिकाएं हैं। ये जो लाल रंग की रक्त नलिकाएं हैं ये थोड़ी मोटी है। इन रक्त नलिकाओं को धमनी कहा जाता है और नीले रक्त की जो रक्त नलिकाएं हैं उन्हें शिराएं कहा जाता है। तो ये रक्त नलिकाएं, धमनी और शिराएं रक्त का वहन करती हैं, यानी इससे होकर रक्त गुजरता है। धमनी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन सहित वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है वैसा रक्त धमनी में प्रवाहित होता है, इसलिए उसे लाल रंग का दिखाया जाता है। जबकि शिराएं जो हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उसे नीले रंग से दर्शाया गया है। जनरली वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो हृदय यहाँ क्या करता है कि रक्त को पंप करता है। मान लीजिए कि हम किसी एक बोतल में पानी को डालते हैं तो जनरली पानी का क्या होता है, वह नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या वह ऊपर की ओर जाता है? नहीं। लेकिन हमारे शरीर में रक्त जो एक तरल पदार्थ के रूप में है वह शरीर के निचले हिस्से में भी जाता है और ऊपरी हिस्से में भी जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ हृदय इस रक्त को पंप करने का कार्य करता है। यहाँ हम देखेंगे कि हृदय के कार्य क्या हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय के कार्य को लिखें। तो हृदय जो है वह एक पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है और यह रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजता है। हृदय जो है वह, चूंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन रक्त को कहां से मिलता है? बिल्कुल सही, फेफड़ों से। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन की मात्रा, अधिक मात्रा लिए हुए रक्त कहाँ आता है? हृदय तक, और हृदय उसे पंप करके शरीर के अन्य भागों में भेज देता है। पुनः शरीर की कोशिकाओं तक जब वह ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा में रक्त जब कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं और जब उसमें ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के द्वारा वहां अवशोषित कर उसे वापस महाशिराओं के द्वारा हृदय में भेज दिया जाता है, यानी पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
संग्रहित कर लिया जाता है और उसे संग्रहित कर हृदय में भेज दिया जाता है। पुनः चूंकि वह रक्त अब एक तरह से अशुद्ध हो चुका है, तो उसे शुद्ध करने के लिए हृदय वापस उस रक्त को फेफड़े में भेज देता है और फेफड़ों से वह रक्त वापस हृदय में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मनुष्यों में जो परिसंचरण हो रहा है वह 2 बार हो रहा है। एक बार हृदय से पूरे शरीर में भेजा जा रहा है रक्त को। कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जबकि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग, ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हृदय में भेजा जाता है और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ भेजा जा रहा है? फेफड़ों में, और फेफड़े फिर उसे हृदय में भेज देते हैं। तो यह प्रक्रिया चूंकि एक बार हृदय से शरीर, शरीर से हृदय, फिर हृदय से फेफड़ा और फेफड़ा से हृदय, 2 बार यह चक्र चलता है। इसलिए मनुष्यों में जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आगे हम हृदय की संरचना को देखने के बाद इसके कार्य को और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ हमने देखा कि हृदय का कार्य है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोशिकाओं तक भेजना, कोशिकाओं से वापस हृदय तक रक्त को लाना और फिर हृदय से फेफड़े तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजना और फिर हृदय से, फेफड़ों से फिर पुनः हृदय तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लाना। यानी एक तरह से पंप करने का कार्य हृदय कर रहा है। अब हम यहाँ हृदय की संरचना को देखते हैं। मानव का हृदय, चूंकि हम जो मनुष्य हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी हमारा जो रक्त है वह गर्म रक्त है। हमारे शरीर का तापमान निश्चित होता है और इसके लिए जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहे। इसलिए हमारे हृदय की संरचना को देखें तो हमारा हृदय 4 भागों में बटा हुआ रहता है। हृदय का जो ऊपरी भाग है उसे आलिंद कहा जाता है और हृदय के निचले भाग को निलय कहते हैं। आलिंद पुनः 2 भागों में विभाजित होता है जिसे विभाजिका कहा जाता है। विभाजिका के द्वारा हृदय यहाँ 4 भागों में बटा हुआ है। तो यह जो विभाजिका है यह आलिंद को 2 भागों में बांट रहा है, एक बायां आलिंद और दूसरा दायां आलिंद। ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, वहीं नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। पुनः विभाजिका निलय को 2 भागों में बांटता है, बायां निलय और दायां निलय। आलिंद और निलय के बीच में वाल्व लगे होते हैं और वे वाल्व रक्त को वापस पीछे जाने से रोकते हैं। हृदय से निकलने वाला जो धमनी जो शरीर के अन्य भागों तक रक्त को ले जाता है उसे महाधमनी कहा जाता है, जबकि रक्त को संग्रहित कर हृदय में लाने वाला जो सिरा होता है उसे महासिरा कहा जाता है। वहीं फेफड़ों से हृदय तक रक्त जिन रक्त नलिकाओं के द्वारा आता है उसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। जबकि फुफ्फुस तक, फुफ्फुस का अर्थ होता है फेफड़ा, फेफड़ों के लिए हम फुफ्फुस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फेफड़ों से हृदय तक जो रक्त आते हैं वे सिराओं के द्वारा आते हैं और इन सिराओं को फुफ्फुस सिराएं कहा जाता है। जबकि फेफड़ों से फुफ्फुस तक जो धमनी रक्त को ले जाती हैं उसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ये मुख्य रूप से इतनी संरचनाएं थी जिसका नाम हमें याद रखना है। मुझे लगता है आप
आपको याद रखने में आसानी होगी। हृदय के 4 भाग हुए, अगर 4 भागों में विभाजिका के द्वारा ये बटे होते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, विभाजिका, वल्व, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं। इतने अंगों को हमें याद रखना है। अब हम देखें कि आखिर ये हृदय किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले फुफ्फुस में कैसा रक्त है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन की मात्रा वहां प्रचुर है। वहां से फेफड़ों से ऑक्सीजन फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। यह एक्सेप्शन है फुफ्फुस शिराएं, क्योंकि शिराओं में इन जनरल अगर हम देखें तो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिराएं एक्सेप्शनल शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ये फुफ्फुस शिराएं रक्त को कहाँ ला रही हैं? बाएं आलिंद में। कैसे रक्त को? शुद्ध रक्त को। अब यह शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। उस समय आलिंद रक्त को पंप करता है। ऊपरी जो कोष्ठक है आलिंद, वो पंप करते हैं रक्त को, और रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है। किसके द्वारा? वल्व के द्वारा। यहाँ बाइकस्पिड वल्व होता है। जनरली हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यानी आला लगाकर हमारे हृदय के स्पीड को, बीट को चेक करते हैं, और उसे जब हम सुनते हैं तो वो आवाज होती है लब डब लब डब लब डब, ये साउंड होता है। यहाँ जब बायां आलिंद रक्त को पंप करता है, कहाँ? बायां निलय में, तो वहां जो बल्ब लगा हुआ होता है वह रक्त को ऊपर से नीचे आने देता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देता है, और वो से आवाज करता है। वही पहली ध्वनि होती है लब। जो लब डब की ध्वनि होती है, वहां पहली ध्वनि निकलती है लब। लब की ध्वनि के साथ रक्त जो है, जैसे ही रक्त नीचे आता है वो पीछे की ओर बंद हो जाता है और ध्वनि निकलती है लब। तो यह रक्त आ गया कहाँ? बायां आलिंद से बायां निलय में। अब बायां निलय से महाधमनी के द्वारा यह रक्त पूरे शरीर में भेजा जाता है। चूंकि यहाँ बायां निलय को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसे रक्त को पंप कर शरीर के सभी भागों तक भेजना है, इसलिए बायां निलय की जो दीवारें होती हैं वह काफी मोटी होती है, सबसे मोटी होती हैं चारों कोष्ठक से। तो इन चारों कोष्ठकों में बायां निलय की दीवारें जो होती हैं वो सबसे मोटी होती हैं, क्योंकि उसे शरीर के अन्य भागों तक रक्त को भेजना है पूरे शरीर में। तो यह बायां निलय, अब बायां निलय से शरीर तक जाने के लिए बायां निलय रक्त को पंप करता है और महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है। वहां महाधमनी में सेमी लूनर वल्व होता है, यानी अर्ध चंद्राकार वल्व लगा होता है, और जैसे ही रक्त ऊपर जाता है वो भी बंद हो जाता है, यानी ऊपर की ओर वो रक्त को निकलने देता है लेकिन नीचे गिरने नहीं देता है, और इसलिए वहां दूसरी ध्वनि निकलती है डब। तो जो साउंड हमने कहा लब डब, ये साउंड, पहला साउंड निकला जो वल्व आलिंद और निलय के बीच में है उसके बंद होने के कारण, और दूसरा साउंड कहाँ निकला? सेमी लूनर वल्व जो कहाँ है? महाधमनी में है, उसके बंद होने के कारण। तो अब रक्त निलय से पंप होकर चला गया पूरे शरीर में। शरीर की कोशिकाओं तक रक्त जब पहुंचती है, किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। इसलिए हम कहते हैं कि शुद्ध रक्त का वहन धमनी के द्वारा किया जाता है।
तो ये धमनियां शरीर के सभी हिस्सों तक शुद्ध रक्त को ले जाती है और कोशिकाओं में श्वसन होता है। वहां श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा लिए हुए रक्त को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है कहाँ? महाशिरा में। अब यह महाशिरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को लिए हुए है, वह महाशिरा लाकर उस अशुद्ध रक्त को डाल देता है कहाँ? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में रक्त गया। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। और अब यह अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से दायां निलय में पंप किया जाता है। जब यहाँ पंप किया जाता है तो पुनः वहां एक वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। वह रक्त को नीचे आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। तो वो कहां से आ गया? दायां आलिंद से अशुद्ध रक्त दायां निलय में आ गया। अब इस रक्त को शुद्ध होना है। शुद्ध होने के लिए वो कहां जाएगा? जी हाँ, फेफड़ों में। तो दायां निलय से यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों तक भेजा जाता है और फेफड़ों तक जो रक्त को भेजा जाता है वह फुफ्फुस धमनी, जो कि यहाँ फिर एक्सेप्शन है, धमनियां शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसा धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का वहन करती है और वह कहाँ ले जाती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक। वहां पुनः रक्त साफ होता है यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और फिर वह रक्त वापस फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां आलिंद में आता है। तो इस प्रकार रक्त पूरे शरीर में घूमता है। कैसे? फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बायां आलिंद, फिर बायां आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा बायां निलय, फिर बायां निलय से महाधमनी से होता है जहां सेमीलूनर वाल्व होता है, से होते हुए पूरे शरीर तक। फिर पुनः शरीर में यह शुद्ध रक्त अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध रक्त पुनः महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से यह ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा अशुद्ध रक्त दायां निलय में, दायां निलय से फिर यह अशुद्ध रक्त चला जाता है फेफड़ों में और फेफड़ों से यह रक्त पुनः शुद्ध होकर आ जाता है कहाँ? हमारे बाएं आलिंद में। और यह सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है और हमारा हृदय ताउम्र पूरी जिंदगी इसी प्रकार कार्य करते रहता है। अगर हृदय कार्य करना बंद कर दे तो हमारी जीवन ही समाप्त हो जाती है। यह हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। तो यहाँ हमने हृदय के संपूर्ण कार्य को देखा। एक प्रश्न और पूछता है यहाँ कि धमनी और शिराओं में अंतर लिखे। तो धमनी अभी हमने इस दौरान पढ़ने के दौरान देखा कि धमनियां जो होती हैं वो शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। धमनी में वाल्व नहीं होता है जबकि शिराओं में वाल्व लगा हुआ होता है। धमनियां जो होती है शरीर के अंदरूनी भाग में होती हैं जबकि शिराएं शरीर के सतही भाग में होती हैं। तो ये सारे अंतर हैं धमनी और शिराओं के बीच। तो इस प्रकार हमने आज हृदय की संरचना और हृदय के कार्य के बारे में जाना। धन्यवाद।